अस्सलाम अलैकुम। अगर आप कराची के पुराने इलाकों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने यकीनन नाजिम आबाद नंबर 4 का नाम सुना होगा। यहाँ एक कदीम हवेली की दास्तान मशहूर है जिसे लोग आसिफ ज़दा घर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इस हवेली के अंदर से रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और बाज़ औकात इसकी खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती रहती हैं। इस इलाके के बुजुर्ग बताते हैं कि ये हवेली 50 साल से भी पुरानी है और इसमें कई खानदान आए मगर कोई ज्यादा अरसा ठहर ना सका। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां सायों को घूमते फिरते देखा है तो कुछ का कहना है कि दीवारों से सरगोशियां आती हैं। हमारी कहानी का मरकजी किरदार अदनान नामी एक नौजवान है जिसे पुरस्कार चीजों की खोज लगाने का शौक है। अदनान ने इस हवेली के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था मगर वो उन बातों को महज कहानियां समझता था। एक रात इसके चंद दोस्तों ने इसे चैलेंज दिया कि अगर वो वाकई बहादुर है तो इस हवेली में जाकर देखे। अदनान ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया लेकिन इसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में इस हवेली में जाएगा और देखेगा कि असल में वहां होता क्या है। इसी फैसले ने हमारी इस कहानी की बुनियाद रखी। अदनान ने एक छोटी सी वीडियो कैमरा, टॉर्च और चंद दोस्तों को साथ लिया और रात गए नाजिम आबाद 4 की इस हवेली का रुख किया। गलियां सुनसान थीं, स्ट्रीट लाइट्स टुमटमा रही थीं और माहौल में एक अजीब सा खौफ था। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे तो उन्हें लगा कि इसके दरवाजे पर कोई साया खड़ा है मगर करीब जाने पर कुछ भी ना था। ये पहला इशारा था कि इस हवेली में वाकई कुछ तो अजीब हो रहा है। आइए इस खौफनाक सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि अदनान और उसके साथियों के साथ क्या होता है। क्या वो महज अफवाहों का शिकार हो रहे हैं या वाकई इस घर में कोई पुरस्कार ताकत बसती है? इसका जवाब आपको अगले हिस्सों में मिलेगा। हवेली के बाहर पहुंचकर अदनान और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि माहौल में अचानक सर्दी बढ़ गई है, हालांकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। लकड़ी का पुराना दरवाजा जो शायद बरसों से बंद था धीरे धीरे चरचराते हुए खिल गया, जैसे किसी ने अंदर से इसे खोल दिया हो। सब ने एक दूसरे को हैरत से देखा लेकिन अदनान ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका तो एक तारीक और वसी सहन नजर आया। सहन में झाड़ियां अलिफाक हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। जगह जगह सीलन और नमी का एहसास होता था जिसने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया। अदनान के दोस्तों में से 2 तो हवेली के दरवाजे पर ही ठहर गए कि वो अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अदनान और बाकी 2 दोस्त हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े उन्हें दूर से कोई सरगोशी सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे कोई किसी को बाला रहा हो। उन्होंने सोचा शायद ये उनके अपने दिल की धड़कन है जो इस कदर खौफ में तेज हो गई है। मगर आवाजें बार बार आने लगें, कभी करीब से तो कभी दूर से। उन्होंने आपस में सरगोशियों में बात की कि शायद कोई बली या जानवर हो, मगर दिल मुतमईन ना हो सका। सहन के वस्त में एक पुराना पत्थर का फवारा था जिसमें पानी की जगह गंदी काई जमी हुई थी। फवारे के इर्द गिर्द कुछ शिकस्ता बेंचें पड़ी थीं और उन पर गर्द के सवा कुछ ना था। अचानक हवा का एक झोंका आया और एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। सब ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली का मरकजी दरवाजा बंद हो चुका था, हालांकि वहां कोई नहीं था जो इसे बंद कर सकता। अब वो अंदर कैद हो गए थे। इस अचानक तब्दीली ने उनके हवास मुख्तल कर दिए। अदनान ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो फर्श पर पड़े एक जंग आलूद लोहे के टुकड़े से इसका पांव जख्मी हो गया। इसने दर्द से कराहते हुए खुद को संभाला। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि एक टॉर्च, एक कैमरा और 3 खौफजदा नौजवान इस पुरस्कार हवेली में बंद हो चुके थे। सरगोशियों की आवाजें अब भी कभी करीब तो कभी दूर सुनाई दे रही थीं। उन्हें समझ न आ रही थी कि ये सब क्या है और कैसे हो रहा है। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब वापस जाना चाहिए भी तो दरवाजा बंद है, लिहाजा अंदर जाकर ही कोई और रास्ता तलाश किया जाए। सहन से गुजरकर अंदरूनी राहदारी में कदम रखते ही उन्हें एक लंबा और तारीक कॉरिडोर नजर आया। इसके अतराफ में कई कमरे थे जिनके दरवाजे आधे टूटे हुए थे और बाज बिल्कुल बंद थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और खस्ता हाल फोटो फ्रेम लटके हुए थे जिन पर गर्द और जाले लगे हुए थे। एक तस्वीर में किसी जमाने के एक खानदान के अफराद नजर आ रहे थे, लेकिन नमी और वक्त ने उनके चेहरों को धुंधला कर दिया था। बस एक बच्चे की आंखें जरा साफ नजर आ रही थीं जो देखने वाले को यूं लगता था जैसे इसे घोर रही हो।
अदनान ने टार्च की रोशनी इन तस्वीरों पर डाली तो अचानक इसे यूं महसूस हुआ कि इस बच्चे की आंखें हरकत कर रही हैं। इसने जल्दी से कैमरा निकाला और तस्वीरें बनाना शुरू की ताकि बाद में उन सब चीजों को साबित भी किया जा सके। इसके दोस्त ने एक बंद दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। वो घबरा कर पीछे हट गया और अदनान ने इसे संभाला। दोनों ने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर अब कोई आवाज न आई। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ा सा कमरा देखा जिसमें कुछ शिकस्ता फर्नीचर और एक पुराना सिंगार मेज पड़ा था। सिंगार मेज पर एक फटा हुआ जनाना दुपट्टा दिखाई दिया जिस पर खून जैसे धब्बे थे। अदनान के दिल में एक टीस सी उठी कि यहाँ किसी औरत पर शायद कोई जुल्म हुआ हो। इसने नजदीक जाकर दुपट्टा उठाया तो एक ठंडी लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई, जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो। इसने जल्दी से दुपट्टा छोड़ दिया और पीछे हट गया। कमरे की दीवारों पर कुछ उर्दू में लिखी तहरीरें भी थीं जिनमें "उई मदद करो" और "आ मुझे छोड़ दो" जैसे जुमले नुमाया थे। लगता था कि ये किसी मजलूम की आखिरी इल्तिजाएं हैं जो उसने अपने खून किसी तेज चीज से तहरीर की हों। इन तहरीरों के इर्द गिर्द नाखूनों के गहरे निशानात भी दिखाई देते थे, जैसे किसी ने इंतहाई बेबसी में दीवारों को नोचा हो। अदनान और उसके साथियों को एहसास हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं। इस घर में जरूर कोई खौफनाक राज दफन है जिसने इस हवेली को आसिफ ज़दा बना दिया है। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि वापस जाने का रास्ता बंद था। अब उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया कि वो इस भेद को जाने और किसी तरह इस हवेली से निकले। मगर उन्हें क्या खबर थी कि आगे उन पर और भी ज्यादा खौफनाक मनाजिर और चीखें इंतजार कर रही है। राहदारी के आखिर में एक लंबा कमरा था जिसका दरवाजा नीम खुला था। अंदर से एक धीमी सी रोशनी झलक रही थी जैसे कोई पुरानी लालटेन जल रही हो। अदनान और उसके दोस्तों ने दिल मजबूत किया और अंदर दाखिल हुए। ये कमरा शायद इस हवेली का ड्राइंग रूम रहा होगा क्योंकि दीवारों पर कभी शाहाना पेंटिंग्स लगी होंगी जिनके निशानात अब भी मौजूद थे। फर्श पर पुराने कालीन के चंद रेशे बाकी थे और एक तरफ टूटा हुआ सोफा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने कमरे का जायजा लेना शुरू किया तो एक बार फिर सरगोशियों की आवाजें सुनाई देने लगे। इस बार आवाजें कुछ ज्यादा वाज़ेह थीं, जैसे कोई औरत सिसकियां भर रही हो। अदनान ने टार्च की रोशनी कोने में डाली तो इसे एक धुंधला सा साया नजर आया। इसने करीब जाकर देखा तो कुछ भी न था, लेकिन सिसकियों की आवाजें अब भी जारी थीं, जैसे इस कमरे में किसी ने अजियतनाक वक्त गुजारा हो। उनके एक दोस्त ने कमरे की दीवार पर लगी एक दराज खोलने की कोशिश की। दराज खिली तो अंदर से एक पुराना खत और एक गर्द आलूद लॉकेट निकला। खत पर तारीख 50 साल पुरानी थी और इसमें किसी खातून ने अपने शौहर को मुखातिब किया था कि वो इस हवेली में मजीद नहीं रह सकती क्योंकि यहाँ इस पर तशद्दुद किया जाता है। लॉकेट के अंदर एक नन्हे बच्चे की तस्वीर थी जिसे देखकर लगता था कि यह खातून अपने बच्चे को बहुत याद करती थी। खत के आखिर में एक फरियाद थी, मुझे यहाँ से निकाल लो वरना मैं मर जाऊंगी। ये सब देखकर तीनों दोस्तों के दिल कांप उठे। लगता था कि इस घर में कभी कोई खानदान मुकीम था जिसकी औरतों पर जुल्म हुआ। शायद यही जुल्म इस हवेली को आसिफ ज़दा कर गया। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई और कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कमरा हल रहा हो। छत से मिट्टी और जाले झड़ने लगे। अदनान ने कैमरा ऑन किया तो वीडियो में एक सफेद पोश साया दिखाई दिया जो तेजी से दीवार में गायब हो गया। ये मंजर देखकर उनके हवास मजीद गुड़बड़ा गए। अब उन पर एक ही धन सवार थी कि किसी तरह इस हवेली से निकले, मगर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था और खिड़कियां तख्तों से बंद थीं। उन्होंने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। सरगोशियां अब चीखों में बदलने लगी थीं, जैसे कोई उनसे मदद मांग रहा हो या उन्हें यहां से भगा देना चाहता हो। आखिरकार अदनान ने फैसला किया कि वो खिड़की के तख्ते तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मगर यह फैसला इतना आसान न था क्योंकि लगता था कि इस घर ने उन्हें कैद करने की ठान ली है। दरवाजा तोड़ने में नाकामी के बाद उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। शायद ये सीढ़ी हवेली की छत बालाई मंजिल तक जाती थी। अदनान ने इशारा किया कि ऊपर जाकर देखें, शायद कोई खुला हुआ रास्ता मिल जाए। सब डरते डरते सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सीढ़ी हल्की सी चरचराती थी, यूं लगता था कि किसी भी लम्हे टूट जाएगी।
ऊपर पहुंचे तो एक वसी सा कमरा था जिसकी छत के कुछ हिस्से से बारिश का पानी टपकता रहा होगा क्योंकि फर्श पर पानी के निशानात थे। इस कमरे में कोई रोशनी न थी लेकिन अजीब सा बसानदे था। दीवारों पर कुछ बड़े बड़े ट्रंक पड़े थे जिन पर ताले लगे हुए थे। एक ट्रंक नीम खुला था जिसमें कपड़े और कुछ जेवरात के डब्बे दिखाई दे रहे थे। उन कपड़ों पर भी खून जैसे धब्बे थे। अदनान ने हिम्मत की और ट्रंक में झांका तो वहां एक नन्हा सा जूता भी था जिस पर बच्चे का नाम इमरान लिखा था। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। लगता था कि इस हवेली में एक छोटा बच्चा भी रहता था जिसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ। वो सोचने लगे कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था जो इस कदर खौफनाक यादें छोड़ गया। अचानक एक धमाका सा हुआ और छत पर एक शिगाफ पड़ गया। बाहर की रोशनी की हल्की सी किरण अंदर आई। उन्होंने देखा कि ये शिगाफ इतना बड़ा नहीं कि कोई निकल सके, मगर इतना जरूर था कि कुछ हुआ और रोशनी अंदर आ सकती थी। इस लम्हे उन्हें छत पर किसी के कदमों की आवाज महसूस हुई, जैसे कोई ऊपर चहल कदमी कर रहा हो। अदनान ने सीढ़ी के जरिए ऊपर जाने का फैसला किया ताकि देख सके कि कौन है, मगर बाकी दोस्तों ने मना किया कि यह खतरनाक हो सकता है। अदनान ने कहा कि यहां रुककर हम क्या करेंगे, नीचे से दरवाजा बंद है और यहां कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बिलाखिर सब ने हिम्मत की और एक छोटी सी खिड़की से निकलकर छत पर पहुंचे। छत पर पहुंचकर उन्हें दूर दूर तक नाजिमाबाद के घर दिखाई दिए, मगर इस हवेली की छत पर एक अजीब सन्नाटा था। दीवार के एक कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी को फांसी दी गई हो। इस मंजर ने उनके रूंगटे खड़े कर दिए। यूं महसूस होता था कि इस हवेली की दास्तान जुल्म की एक तवील तारीख रखती है, जिसकी बाज़गश्त आज भी यहां सुनाई देती है। छत से एक तरफ नीचे झांक कर उन्होंने देखा तो हवेली के अकबी हिस्से में एक छोटा सा आंगन था जिसमें टूटी फूटी दीवारें और दरख्तों के सूखे तने पड़े थे। अचानक वहां से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। सब ने एक दूसरे को देखा कि ये आवाज कहां से आ रही है। अदनान ने छत के किनारे से नीचे उतरने की कोशिश की तो एक पाइप का सहारा लिया। बाकी दोस्तों ने भी इसकी पैरवी की। नीचे पहुंचे तो एक खस्ता हाल दरवाजा नजर आया जो गालिबन इस आंगन से हवेली के पिछले हिस्से में जाता था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने टार्च रोशन की तो एक लंबा सा दालान दिखाई दिया। दालान की दीवारों पर बड़े बड़े जंग आलूद लोहे के हल्के लगे हुए थे, जैसे यहां किसी को जंजीरों से बांधा जाता रहा हो। उन हल्कों के पास जमीन पर इंसानी नाखूनों के निशानात और खून के धब्बे भी दिखाई देते थे। इसी लम्हे उनकी टार्च की रोशनी एक साये पर पड़ी जो दीवार के साथ लगा हुआ था। इस साये ने अचानक हरकत की और जंजीरों की आवाज और भी बुलंद हो गई। लगता था जैसे कोई कैदी आजाद होने के लिए तड़प रहा हो। अदनान ने हिम्मत करके करीब जाकर देखा तो कोई शख्स तो ना था, मगर जंजीरें वाकई हरकत कर रही थीं, गोया कोई उनको खींच रहा हो। उनके एक दोस्त ने जेब से तस्बीह निकाल कर वर्द शुरू कर दिया, मगर इस लम्हे एक सद हुआ का झोंका आया और तस्बीह इसके हाथ से छूट गई। जंजीरों की आवाज अब चीखों में बदलने लगी, जैसे किसी को अजियत दी जा रही हो। अदनान ने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि बाद में ये साबित कर सके कि यहाँ वाकई कुछ खौफनाक हो रहा है। अचानक एक इंतहाई बुलंद चीख गूंजी और ऐसा लगा कि दीवारें भी लरज उठीं। सब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अदनान ने देखा कि जंजीरों के बीच में एक धुंधली सी शबी नमूदार हुई जिसके हाथ पांव में लोहे की कड़ियां थीं। वो शबी तड़पती हुई आगे बढ़ी और फिर आन की आन में गायब हो गई। ये मंजर इतना खौफनाक था कि उनके होश उड़ गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि इस हवेली में सिर्फ तारीख का जुल्म ही दफन नहीं, बल्कि कुछ ऐसी मखलूकात आरवा भी हैं जो आज भी इस अजाब में मुब्तला है। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि कोई रास्ता मिल जाए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि अगला हिस्सा और भी ज्यादा भयानक होने वाला है। दालान से गुजरकर वो एक छोटे से सह में पहुंचे। यहाँ रात के अंधेरे में चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, जिससे सहन के दरमियान में खड़ा एक सूखा हुआ दरख्त नुमाया हो रहा था। इस दरख्त के साथ एक पुरानी रस्सी बंधी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे फांसी के लिए इस्तेमाल होती है। जमीन पर खुश्क पत्तों और मिट्टी के बीच में कुछ कब्रों के निशानात भी दिखाई देते थे, गोया ये जगह कभी एक खुफिया कब्रिस्तान रही हो। अदनान ने रस्सी को छुआ तो उसे लगा जैसे किसी ने इसके हाथ पर सर्द लोहे की छाप लगा दी हो। इसने फौरन हाथ खींच लिया।
इसी लम्हे उन्हें दोबारा वही सरगोशियां सुनाई दें, मगर इस बार उन सरगोशियों में रोने की आवाजें भी शामिल थीं। एक निस्वानी आवाज मुसलसल मदद की इल्तिजा कर रही थी। दोस्तों ने अदनान से कहा कि बस अब बहुत हो गया, हमें निकलना चाहिए। लेकिन मसला ये था कि बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सहन की एक दीवार पर उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। अदनान ने सोचा शायद ये बाहर निकलने का रास्ता हो, मगर दरवाजे के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो दरवाजा जंग आलूद ताले से बंद है। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों से तालू तोड़ने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। इतने में इनमें से एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटने को थीं। इसने चिल्लाते हुए कहा, वो देखो, कोई दरख्त के पीछे खड़ा है। अदनान ने टार्च की रोशनी दरख्त की तरफ डाली तो एक लंबा सिया साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। साये की शक्ल इंसानी लगती थी, मगर आंखों की जगह दो गहरे सुर्ख नुक्ते थे। जैसे ही वो साया करीब आया, एक ठंडी लहर ने सबको जकड़ लिया। कोई कुछ बोल ना सका। साया बस उनके सामने रुका और फिर एक चीख मार कर हवा में तहलील हो गया, लेकिन इसके बाद फिजा में मौत की महक फैल गई। सबको यूं महसूस हुआ जैसे किसी लाश के पास खड़े हों। ये मंजर देखकर सबके दिल दहल गए। अदनान ने दिल ही दिल में दुआ पड़ी और फैसला किया कि वो इस हवेली में मजीद नहीं रुक सकते। मगर ताले को तोड़े बगैर कैसे निकले? एक दोस्त ने मशवरा दिया कि सहन की दीवार फलांग कर बाहर निकलने की कोशिश करें, मगर दीवार बहुत ऊंची थी और ऊपर टूटी हुई कांच लगी हुई थी। इस लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि इस हवेली ने उन्हें कैद करने की हर तदबीर सोच रखी है। अब उन्हें किसी और रास्ते की तलाश करना होगी, या फिर इस खौफनाक अंजाम का सामना करना होगा जो यहाँ के मकीनों ने उनके लिए तैयार किया है। सहन के एक कोने में उन्हें जमीन में धंसे हुए पत्थर के जीने दिखाई दिए जो शायद किसी जेरे जमीन तहखाने की तरफ जाते थे। उन्होंने सोचा कि मुमकिन है तहखाने के रास्ते से ही कोई खुफिया दरवाजा निकलता हो जो उन्हें हवेली से बाहर ले जाए। मगर तहखाना जाना एक खतरनाक कदम था, क्योंकि अंधेरे और तंग जगहों पर आसिब के असरात ज्यादा शदीद हो सकते हैं। बिलाखिर उन्होंने हिम्मत की और सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचे तो एक कमरा था जो नमी और सीलन से भरा हुआ था। छत से पानी टपक रहा था और फर्श पर जगह जगह काई जमी हुई थी। एक तरफ लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जो किसी और हिस्से में खिलता होगा। अदनान ने टार्च की रोशनी इस दरवाजे पर डाली तो दरवाजे पर खून से लिखा हुआ एक जुमला नजर आया, यहां से निकलना मुमकिन नहीं। ये पढ़कर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो हल्का सा धकेला और खिल गया। अंदर एक छोटा सा तहखाना था जिसमें मिट्टी के पुराने घड़े, टूटे हुए बर्तन और कुछ लकड़ी की अलमारियां थीं। अलमारियों में पुराने अखबारात और कुछ दस्तावेजात भी दिखाई दी, जिनमें से एक पुरानी डायरी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। इस डायरी के पहले सफ़े पर एक नाम लिखा था, ज़हरा बेगम। अदनान ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि ये एक मजलूम खातून की दास्तान थी जो इस हवेली में रहती थी। डायरी के मुताबिक इसके शौहर ने इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे थे। इसे जंजीरों से बांधा जाता, भूखा रखा जाता और यहाँ तक कि इसके बच्चे को भी इससे छीन लिया गया। आखिरी सफ़हात में इसने लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़े तो जान ले कि मैंने इस जुल्म से बचने के लिए अपनी जान दे दी। मेरी रूह इस हवेली में कैद रहेगी जब तक कोई इस जुल्म का पर्दाफाश न करे। ये पढ़कर सबके आंसू निकल आए। अब उन्हें यकीन हो गया कि इस हवेली की आसिब ज़दगी का सबब इसी किस्म के मजालिम है। अदनान ने डायरी संभाल ली कि वो इसे बाहर ले जाएगा और लोगों को दिखाएगा ताकि इस कहानी को सामने लाया जा सके। मगर सवाल ये था कि क्या वो यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। दरवाजे के पार से फिर वही सरगोशियां सुनाई देने लगे, गोया ज़हरा बेगम की रूह मदद के लिए पुकार रही हो। डायरी पढ़ने के बाद अदनान और उसके साथियों ने तहखाने से बाहर निकलने का इरादा किया, मगर जैसे ही वो लोहे के दरवाजे के करीब पहुंचे, वहां एक सफेद पोश औरत का साया दिखाई दिया जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उधड़ा हुआ था। इसके हाथों में जंजीरें थीं और आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। लगता था कि ये ज़हरा बेगम ही की रूह हो सकती है। इसने एक दर्दनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि दुनिया को मेरा हाल बता सको। अदनान ने थोक निगल कर पूछा, मगर यहाँ से निकलें कैसे? सारे रास्ते बंद हैं। इसने सर्द लहजे में जवाब दिया, एक रास्ता है, मगर उसके मुहाफिज वो जालिम अरवा हैं जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को कत्ल किया। ये सुनते ही उनके दिल में हौल उठने लगे।
अचानक पूरे तहखाने में चीखों की आवाजें गूंजने लगे, फर्श हिलने लगा और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। इन धब्बों से ऐसे लग रहा था जैसे कोई रोते रोते दीवारों पर अपने हाथ मारता रहा हो। अदनान ने कैमरा ऑन किया तो वीडियो में कई धुंधले साए कैद होने लगे जो फिजा में तीर रहे थे। कुछ साए एक दूसरे से उलझ रहे थे, कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सदियों का दर्द एक लम्हे में बाहर आ गया। जहरा बेगम की रूह ने उन्हें इशारा किया कि वो तहखाने के एक और दरवाजे से गुजरकर अकबी दीवार तक पहुंचेंगे, जहां एक खुफिया रास्ता है। मगर इस रास्ते पर इस जालिम शौहर की रूह का पहरा है जो किसी को वहां से निकलने नहीं देती। अदनान और उसके साथियों ने दिल मजबूत किया क्योंकि अब उनके पास उसके सिवा कोई चारा न था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े तो जहरा बेगम की रूह ने एक चीख मारी और गायब हो गई। साथ ही तहखाने में हर तरफ अंधेरा छा गया। ये लम्हा इंतहाई दहशतनाक था क्योंकि अब उन्हें ना तो जहरा की रहनुमाई हासिल थी और ना रोशनी। सिर्फ कैमरे की हल्की सी लाइट और एक टार्च उनके पास थी। सरगोशियां फिर शुरू हो गईं, मगर इस बार उनमें गुस्सा और नफरत थी। यूं लगता था जैसे वो जालिम अरवा उनकी तरफ बढ़ रही हों ताकि उन्हें भी इस हवेली की दास्तान का हिस्सा बना दें। वक्त कम था और उन्हें जल्द अज जल्द रास्ता ढूंढना था। तहखाने से निकलकर वो एक तारीक राहदारी में पहुंचे जो अकबी दीवार की तरफ जाती थी। रास्ते में उन्हें दरवाजे और खिड़कियां नजर आईं, मगर सब बंद और जंग आलूद थे। आखिरकार उन्हें एक दरवाजा मिला जो हल्का सा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो एक तंग सी गुजरगाह थी जिसके आखिर में मध्यम सी रोशनी झलक रही थी। अदनान ने अंदाजा लगाया कि यही वो खुफिया रास्ता होगा जो बाहर निकलने पर मुंतज हो सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़े पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी और यूं महसूस हुआ जैसे पूरा घर लरज उठा। मुमकिना तौर पर वो जालिम रूह उनकी राह रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अदनान और उसके साथियों ने हिम्मत न हारी। उन्होंने तेजी से इस गुजरगाह को उबूर किया और बिलाखिर एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें बाहर की दुनिया की झलक नजर आई। उन्होंने जल्दी से बाहर कदम रखा तो एक वीरान गिल्ली में आ गए जो हवेली के अकब में निकलती थी। बाहर निकलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो न सिर्फ खौफ बल्कि इन मजलूम रूहों के लिए भी रो रहे थे जो इस हवेली में जुल्म का शिकार हुई। अदनान ने डायरी को सीने से लगाए रखा और सोचा कि वो ये राज दुनिया के सामने लाएगा ताकि किसी और को इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत ना हो। इसने फैसला किया कि वो मकामी इंतजामिया और मीडिया को इस घर की हकीकत बताएगा ताकि यहाँ के भेद खिल सकें और शायद उन रूहों को सुकून नसीब हो। अगर आपको ये सनसनीखेज और दर्दनाक कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए मजीद ऐसी ही खौफनाक और जज्बाती कहानियां लाते रहेंगे। यूं इस खौफनाक हवेली में गुजरी रात ने अदनान और उसके साथियों को न सिर्फ खौफ का सामना कराया बल्कि उनके दिल में उन बेशुमार मजलूमों के लिए हमदर्दी भी पैदा की जिनकी चीखें इस घर की दीवारों में कैद। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बाज़ औकात माजी के गुनाह और जुल्म इतने गहरे होते हैं कि उनके असरात कभी मिट नहीं पाते। शायद ये घर उन्हीं मजलूमों का एक बेरहम यादगार बन गया है।